हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ नाज़िया, वेलकम माई चैनल। क्लास 11 एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक चल रही थी। चैप्टर 1 है ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन की कंपोजिशंस के बारे में पढ़ा, क्या क्या डेलिब्रेशन हुआ और क्या क्या प्रोसेस को फॉलो किया गया, उन सब टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा। आज हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नो कॉन्स्टिट्यूशन इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली डेट प्रोड्यूस इट। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एक असेंबली का प्रोडक्ट नहीं हो सकता है जो ये इसे प्रोड्यूस करता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होना ज़रूरी है, लेकिन वो इसका एक प्रोडक्ट नहीं होता है। एक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बात करते हैं तो ये उस वक्त तक फंक्शन में नहीं आ सकता था जब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बनने से पहले वाले बैकग्राउंड को हम नहीं देख लेते हैं। बैकग्राउंड में बहुत सारे नेशनल मूवमेंट हो रहे थे और उस नेशनल मूवमेंट ने बहुत सारे प्रिंसिपल को अपनाया था जिसके बेसिस पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। और ये प्रिंसिपल बहुत लंबी वक्त का स्ट्रगल का नतीजा था और ये स्ट्रगल हमारे आज़ादी के लिए हो रहा था। इस प्रिंसिपल को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक शेप प्रोवाइड किया। जो नेशनल मूवमेंट ने हमारे प्रिंसिपल जो हमें प्रोवाइड किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इन सारे प्रिंसिपल को एक शेप और फॉर्म प्रिपेयर किया। और इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन पर डिबेट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेवेंट में कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, किस तरीके का गवर्नमेंट इंडिया का फॉर्म और शेप होना चाहिए, या किस इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए क्या क्या हम स्टेप उठा सकते हैं। इस सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने नेशनल मूवमेंट के प्रिंसिपल को एक बेस्ट समरी बना करके रिप्रेजेंट किया और वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है फ्रेंड? द रेजोल्यूशन दैट डिफाइन द एम ऑफ द असेंबली। एक रेजोल्यूशन जो एम बताता है कि क्या क्या एम या क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म का। इस रेजोल्यूशन को नेहरू जी ने पेश किया था 1946 में। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्सप्रेशन हमें प्रोवाइड किए हैं फंडामेंटल कमिटमेंट के, जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी एंड अ कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी। देखिए, इनमें से आप इक्वलिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी तो समझ गए होंगे, लेकिन फ्रेंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी क्या है? इसका मतलब ये है कि हम सब एक सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सिर्फ एक रूल और प्रोसीड्यूर्स का फॉर्म नहीं है, बल्कि ये हमें मोरल कमिटमेंट प्रोवाइड करता है और इस तरीके का गवर्नमेंट स्टेबलाइज करता है जो हमारे सारी चीज़ों को, वादों को पूरा करता है जो उस वक्त के नेशनल मूवमेंट के लोगों को नीड थी। नेक्स्ट, मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है फ्रेंड? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जिस तरीके से एक मूवी आती है ना फ्रेंड, तो उसके टेलर शो किया जाता है, उसी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन का इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को टेलर समझ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले का टेलर है। तो चलिए इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन और रिपब्लिक का स्टैंड रखेगा। इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। इंडिया यूनियन होगा अर्स्टवाइल ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज के। Indian states and other parts outside British India and Indian state as are willing to be a part of the union. इंडिया के स्टेट्स हो या और कोई दूसरा पार्ट हो आउटसाइड हमारा इंडिया का, वो हमारी यूनियन का पार्ट हो सकता है, बन सकता है। थर्ड, टेरिटरीज फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी ऑटोनॉमस यूनिट्स एंड एक्सरसाइज ऑल पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। टेरिटरीज यूनियन का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इसमें जो भी पावर्स और फंक्शन होंगे वो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होंगे, एक्सेप्ट कुछ विजिटेड इन द यूनियन के।
फोर्थ नंबर पॉइंट, ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन एंड डिपेंडेंट, सारे जो पावर और अथॉरिटी होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। एंड इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ फ्लो फ्रॉम द पीपल। यहाँ पे टॉपिक में डेमोक्रेसी की बात की जा रही है कि सारा कुछ लोगों से ही लिया जाएगा, मतलब ये डेमोक्रेसी है ना हमारा इंडिया, तो यहाँ पे लोगों को के बारे में बताया गया, डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट, ऑल पीपल ऑफ इंडिया शैल बी ग्रांटेड एंड सिक्योर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, जितने भी लोग हैं इंडिया के सबको ग्रांटेड किया जाएगा और सिक्योर किया जाएगा सोशली तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर और पॉलिटिकल जस्टिस के तौर पर। इक्वलिटी ऑफ स्टेट एंड अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मॉरलिटी, सबको सिक्योर और ग्रांटेड किया जाएगा इन सभी टॉपिक पर। The minorities, backward and tribal areas, depressed and other backward classes shall be provided adequate safeguard। जो minorities हैं, जो पीछे backward लोग हैं, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, उन सभी लोगों को adequate safeguard प्रोवाइड किया जाएगा। The territorial integrity of the republic and its sovereign rights on land, sea and air shall be maintained according to justice and law of civilized nation। जो भी टेरिटरी है, जो भी लोगों का राइट है लैंड पर, सी पर या एयर पे, वो पूरे तौर पर लॉ से, जो भी हमारे सिविलाइज नेशन का लॉ है वो उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। लास्ट है, द लैंड विल मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और ये जो ज़मीन है हमारी हिंदुस्तान की, वो पूरे तौर पर कंट्रीब्यूशन और प्रमोशन ये हमें प्रोवाइड करेगी हमारे वर्ल्ड में पीस, शांति और अच्छा रखने के लिए। सभी इंसान इसमें क्या करेंगे, जितने भी इंडियन है सब पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। देखिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फैक्टर है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस बनाता है। बैलेंस अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है उनके दरमियान एक तरीके का बैलेंस का अरेंजमेंट करना। बेसिक प्रिंसिपल ये था कि गवर्नमेंट को हमेशा डेमोक्रेटिक और कमिटेड होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया कि किस तरीके से बैलेंस को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान हम जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, उनके दरमियान हम कैसे बैलेंस बनाएं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान। दिस लीड टू द अडॉप्शंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड द फेडरल अरेंजमेंट। तो इस चीज़ ने क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म का अडॉप्शंस का इस चीज़ ने किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म और फेडरल अरेंजमेंट को लाया, इसने सामने लाया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, जिसने गवर्नमेंट के दरमियान पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान क्या हुआ, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और दूसरी तरफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान भी बैलेंस और किस तरीके से इसमें अरेंजमेंट किया जाएगा उस चीज़ों को भी देखा गया। अगर हम मोस्ट बैलेंस गवर्नमेंटल अरेंजमेंट का बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे कंट्रीज के एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से लर्न किया, देखा उन्हें, तब जाकर के इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क हमें सामने मिला हमें। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है किसी भी टास्क को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोविज़न को बोरो किया है अलग अलग कंट्रीज से। देखिए कुछ भी आइडिया इसी तौर पर सिर्फ ले करके कॉपी नहीं कर दिया गया था, बल्कि हर एक प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में लाने से पहले उसे देखा गया था कि ये जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में हम शामिल कर रहे हैं वो लोगों के प्रॉब्लम्स को और इंडियन एस्पिरेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है या नहीं। इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था। इंडिया बहुत ज़्यादा लकी है जिसने असेंबली में ऐसे ऐसे मेंबर थे जिन्होंने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा, समझा, तब जाकर के उन्होंने क्या किया, हमें इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया। और देखिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में।
One likes to ask whether there can be anything new in a constitution frame at this hour in the history of the world. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में नया क्या है. देखिए तब डॉक्टर बी अम्बेडकर ने बताया कि द ओनली न्यू थिंग्स, इसमें नया सिर्फ ये है कि इफ देयर कैन बी एनी इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम सो लेट इन द डे और द वेरिएशन मेड टू रिमूव द फॉल्ट एंड टू एकोमोडेट इट टू द नीड्स ऑफ द कंट्री. देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में नया ये है कि अगर हम कोई चीज़ लेते हैं कहीं से बोरो करते हैं तो उसमें क्या फॉल्ट है उसको हम चेक करके रिमूव करते हैं और फिर उसको हमारी कंट्री के ज़रूरत के हिसाब से उसे अकोमोडेट करते हैं. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नया है. सो नेक्स्ट हमारा प्रोविजन अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. हम प्रोविजन देख लेते हैं जो जो डिफरेंट कंट्रीज से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अडॉप्टेड किया गया था. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने क्या क्या लिया है. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, parliamentary form of government, idea of the rule of law, institution of the speaker and her his role, and last law making procedure. यूनाइटेड स्टेट से हमने यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, एंड इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेट पॉलिसी लिया. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी लिया, अडॉप्ट किया. कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट और द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स हमने अडॉप्ट किया. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, एयर्स कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया. सो लास्ट हमारा कंक्लूजन है. ये कंक्लूजन का ट्रिब्यूट करता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों को कि उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किया जो फंडामेंटल वैल्यूज़ और हाई एस्पिरेशन के लिए लोगों को शेयर करता है. यही वजह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना अभी तक सरवाइव किया है, क्योंकि फ्रेंड ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो सरवाइव नहीं किए हैं इतना और वो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब उन्हें हटा दिया गया है. लेकिन हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक यूनिक डॉक्यूमेंट है और ये बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एग्जाम्पल रहा है. फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए इसका मेन पर्पस ये था, इतना लंबा वक्त इसे लगा, 3 साल का वक्त, ये लगा कि राइट बैलेंस हमारे इंस्टीट्यूशन के दरमियान किस तरीके से बैलेंस किया जाए. ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा टफ था, जिसमें क्या किया था, बहुत ज़्यादा वक्त लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे अरेंज करने के लिए. तो इस तरीके से ताकि ये कैपेबल हो सके, अकोमोडेट हो सके एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम. इस तरीके से हम और भी बहुत सारे अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जब हम और भी इस बुक के सभी चैप्टर को देखेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ आप चैनल